नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हो साथियों, भूगोल के 50 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं साथियों, जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है साथियों। देखिएगा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों, भूगोल का जनक जो है एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। किसे बोला जाता है? एराटोस्थेनीज। आपको नाम जरूर याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। याद रखिएगा, ग्रह कहलाते हैं। आपको याद रखना है। सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या की अगर हम बात करें तो आपके टोटल जो ग्रह हैं वो आपके कितने हैं? 8 ग्रह हैं साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि बताइए किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो छोटे जो आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें हम उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किया था। तो ग्रहों की गति के संबंध में अगर नियम जो दिया है वो दिया है केपलर ने दिया है। याद रखिएगा, केपलर का नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। ग्रहों की गति संबंधी जो नियम दिए हैं वो केपलर ने दिए हैं साथियों। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि नार्वे में अर्ध, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, ये 21 जून की बात कर रहे हैं। वो याद रखिएगा, 21 जून को सूर्य अर्धरात्रि के समय दिखाई देता है। कहाँ पर? नार्वे में। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है ना साथियों, 21 जून ही होता है। आपको याद रखना, सबसे बड़ा दिन होता है साथियों। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो पूछा जा रहा है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, सौरमंडल की जो खोज की गई थी कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कोपरनिकस का नाम आपको जरूर याद रखना है। छापिएगा दिमाग में कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे साथियों कि सौरमंडल में अगर हम बात करें मुखिया की, तो सूर्य जो है साथियों सौरमंडल का मुखिया या सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। आपको कौन? सूर्य। याद रखिएगा, सूर्य विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में अगर कुल तारामंडल की हम बात करें तो याद रखिएगा 89 तारामंडल हैं। आपको याद रखना है तारामंडल साथियों। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो पूछा जा रहा है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती। तो विस्फोटी तारा की बात कर रहे हैं तो अभिनव जो तारा है साथियों, एक विस्फोटी तारा है ब्रह्मांड में। आपको याद रखना है अभिनव, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें 11 क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य प्रकाश पर याद रखिएगा, सूर्य का जो प्रकाश होता है धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो याद रखिएगा, सूर्य से अगर प्रकाश धरती पर आता है तो उसका जो समय लगता है साथियों, याद रखिएगा, उसको आने पर धरती पर 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। बहुत बार पूछा गया है, प्रश्न है, दिमाग में छापिएगा कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक आने में कितना समय लगता है। याद रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि शाम का तारा किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, डबल स्टार दीजिएगा, शुक्र। याद रखिएगा, शुक्र को शाम का तारा बोला जाता है। याद रखिएगा, शुक्र को। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, सुपरफास्ट वीडियो है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत में अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम बात करें, अक्षांशीय दृष्टि से बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अक्षांशीय दृष्टि से जो भारत है उसकी स्थिति कहाँ पर है। आप ग्लोब देखते होंगे ना, तो उसकी स्थिति कहाँ पर आती है ये पूछा जा रहा है साथियों। तो किस गोलार्ध में आती है स्थिति, आपको अगर हम बता दें कि विशेष रूप से आपको याद रखना है कि अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में आती है। आपको याद रखना है। क्लियर है? तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें साथियों कि भारत का क्षेत्रफल कितना है साथियों, तो याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखिएगा, कन्याकुमारी से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा साथियों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो याद रखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं 2.42% जो है साथियों, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं साथियों। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कवर करता है 2.42, याद रखना है साथियों आपको। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा 16 क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल में आपको याद रखना है विश्व लेवल में, तो विश्व लेवल में अगर हम बात करें क्षेत्रफल में तो भारत का स्थान 7वां आता है साथियों। अगर हम वहीं जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में वर्ल्ड में आपका भारत नंबर 1 हो चुका है साथियों, नंबर 1 पॉपुलेशन में। और अगर वहीं हम क्षेत्रफल में बात करें तो 7वें नंबर में आता है साथियों। अब याद रखिएगा साथियों कि ये जो राज्य हैं आपके आपके जो देश देख पा रहे होंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े जो देश हैं आपके, वो ज़रूर आपको याद रखना है। याद रखिएगा ये जो देश हैं आपके 6 छोटे जो देश हैं भारत से, जो आपके क्या बोल सकते हैं आप 6 जो बड़े देश हैं आपके भारत क्षेत्रफल में, वो ज़रूर याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहला जो है आपका रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा सेकंड में आता है आपका कनाडा, इसके अलावा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत का स्थान आता है 7वें नंबर में। तो पहला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, वो याद रखिए। भारत का स्थान क्षेत्रफल में कौन से नंबर में, 7वें नंबर में। वर्ल्ड पॉपुलेशन में बात करें तो पहले नंबर में आता है इंडिया आपका। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं अगर हम बात करें साथियों 18 क्वेश्चन की कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात कर रहे हैं तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है आपको याद रखना है विशेष रूप से 3214 किलोमीटर आपको याद रखना है। उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं तो 3214। अगर पूरब से पश्चिम पूछा जाए आपसे तो आपको याद रखना है साथियों 2933। कितना याद रखेंगे, 2933 आप याद रखेंगे साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार। देखिए अभी जस्ट वही प्रश्न पूछा गया है कि बताइए पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो 2933 आपको याद रखना है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है वो कितनी लगती है साथियों। अगर हम बात करें स्थलीय सीमा की तो 15,200 किलोमीटर जो है साथियों भारत की स्थलीय सीमा लगती है। आपको याद रखना है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा है साथियों। तो भारत का जो उच्चतम बिंदु है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तरी बिंदु की, सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर रहे हैं, आपको याद रखना है जो कि आपका एक उत्तरी जो बिंदु है आपका इंद्राकोल। जो अगर हम वर्तमान में बात करें तो इंद्राकोल जो है आपका ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर साथियों, लद्दाख में आता है आपका इंद्राकोल। आपको ये भारत का सबसे उच्चतम बिंदु माना जाता है या उच्चतम बिंदु माना जाता है साथियों। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें भारत का दक्षिणी बिंदु जो है आपका मुख्य भूमि से कन्याकुमारी, कहाँ पर है साथियों, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में आता है। वहीं अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो आपका किबतू आता है साथियों, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु गोरमाता है साथियों। आपको याद रखना है विशेष रूप से। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के दक्षिण बिंदु की। तो याद रखिएगा अभी जस्ट हमने चर्चा की दक्षिणतम जो बिंदु है आपका कौन सा है, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, वैसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं साथियों, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। बहुत चर्चा में रहने वाला नाम है इंदिरा पॉइंट, आपको जरूर याद रखना है। चलिएगा 23 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं। और साथियों अगर आप अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस में आपको बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना है। क्लियर है। भारत के पश्चिम बिंदु का नाम क्या है, अभी जस्ट हमने चर्चा की है। क्या बोलते हैं पश्चिमी बिंदु को, गौर माता बोलते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। सर्किट क्रीक पॉइंट भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। 24 प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है। तो पूर्वी बिंदु का नाम जस्ट अभी चर्चा कर चुके हैं कि जो पूर्वी बिंदु है वो किबतू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कौन सी रेखा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन सी रेखा भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा की बात कर रहे हैं साथियों। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से निकलती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। याद रखिएगा वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है साथियों, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। वहीं देखिएगा सेकंड क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आपका एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकता है ये प्रश्न। आपको याद रखना 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलिएगा अब देख लेते हैं, देखिएगा वो राज्य कौन कौन से हैं, पूछे जा सकते हैं साथियों कि बताइए कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन से हैं। तो याद रखिएगा कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं आपके गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं 28 प्रश्न की। भारत का मानक समय रेखा, जो भारत का मानक समय है साथियों 82.5 डिग्री, वो कहाँ से गुजरता है और कितने डिग्री है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आपको याद रखना है भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री देशांतर को माना गया है। कितने डिग्री, याद रखिएगा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, यानी कि 82.5 डिग्री की बात कर रहे हैं। और ये 82.5 डिग्री जो है साथियों ये कहाँ से गुजरती है ये देशांतर रेखा, तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा भी गया है कि बताइए भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है। ये जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो याद रखिएगा ये जो मानक समय रेखा है उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें प्रयागराज की बात कर रहे हैं तो प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। कौन सी रेखा, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो भारत का क्या है मानक समय है साथियों 82.5 डिग्री। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं कि राज्यों से होकर गुजरता है, वो राज्य देख लीजिएगा। 5 राज्य हैं आपको याद रखना है। पहला उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्लियर है। चलिएगा अब देखिएगा 31 प्रश्न देखिएगा, भारत के कितने पड़ोसी देश की बात करें। देखिएगा भारत में बहुत आसान प्रश्न है कि भारत में के कितने पड़ोसी देश हैं, तो याद रखिएगा भारत 7 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। और पड़ोसी देश आप देख सकते हैं, पहला अफगानिस्तान देख सकते हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान दिया है, फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान, चीन और नेपाल। ये पड़ोसी देश हैं भारत के, आपको याद रखना है 7 पड़ोसी देशों की संख्या है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए प्रश्न देखिएगा साथियों, वापस रिपीट करता हूँ 32 देखिएगा, अफगानिस्तान की जो सीमा है भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है साथियों, तो याद रखिएगा साथियों बहुत मोस्ट प्रश्न है साथियों, डबल स्टार दीजिएगा। अफगानिस्तान की जो सीमा है साथियों भारत का पड़ोसी देश है, तो याद रखिएगा लद्दाख के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, लद्दाख के साथ लगती है। और आपको याद रखना साथियों, अगर हम बात करें भारत किसी देश के साथ अगर सबसे कम सीमा साझा करता है तो वो है आपका विशेष रूप से अफगानिस्तान। कितनी सीमा है साथियों, 106 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है। किसके साथ साथियों, अफगानिस्तान के साथ, आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं अगर हम बात करें भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई की बात कर रहे हैं, भारत चीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बीचों बीच की सीमा रेखा की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा 3488 आपको याद रखना है। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें साथियों कि म्यांमार की सीमा भारत यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो म्यांमार की जो सीमा साथियों जो कि पड़ोसी देश है वो भारत के 4 राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, पूछा जा रहा है कि बताइए भारतीय रेगिस्तान क्या है साथियों, भारतीय रेगिस्तान का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। तो बताइए भारतीय रेगिस्तान का नाम क्या है, थार विशेष रूप से आपको याद रखना है। भारतीय रेगिस्तान का नाम साथियों क्या है, थार। बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कि भारत का रेगिस्तान कौन सा है, थार मरुस्थल आपको याद रखना है, थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, आपको याद रखना है। जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है साथियों काराकोरम दर्रा है, जो कि लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है साथियों, लद्दाख में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं अगर हम बात करें जोझिला दर्रे की, तो जोझिला दर्रा किस श्रेणी में आता है साथियों, तो जोझिला दर्रा आपको याद रखना है जास्कर श्रेणी में आता है साथियों, याद रखिएगा जास्कर श्रेणी में जोझिला दर्रा आता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की, तो याद रखिएगा कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रे की बात कर रहे हैं। बनिहाल दर्रा आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, सूरज कुंड, यहाँ पर बात कर रहे हैं सूरज कुंड झील कहाँ स्थित है, तो सूरज कुंड जो झील है साथियों ये आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, हरियाणा राज्य में स्थित है। वहीं चिल्का झील की बात कर रहे हैं साथियों, तो चिल्का झील विशेष रूप से आपको याद रखना है, चिल्का झील जो है आपका कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। कहाँ पर है, उड़ीसा। यहाँ पर देखिएगा मनाली, यहाँ पर बात कर रहे हैं मनाली और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है साथियों, तो रोहतांग दर्रे की बात कर रहे हैं जो मनाली और लेह को जोड़ने का काम करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 की बात कर रहे हैं, सांभर झील किस राज्य में स्थित है। सांभर झील बहुत बार पूछी गई साथियों, याद रखिएगा सांभर झील जो है आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, राजस्थान साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा
पंपा सरोवर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि पंपा सरोवर और बेलांदुरु याद रखिएगा, है ना। बेलांदुरु झील जो है आपकी याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा ये कर्नाटक में स्थित है। बहुत बार पूछे गए हैं ये झील, याद रखिएगा। पंपा सरोवर झील पूछी गई है, याद रखिएगा। लोकटक झील की बात कर रहे हैं साथियों, दुनिया में नाम पॉपुलर है इसका लोकटक झील, विशेष रूप से याद रखिएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है। और किस लिए फेमस है आपको याद रखना है साथियों, विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मणिपुर में, याद रखिएगा, लोकटक झील में स्थित है। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 45 प्रश्न देखिएगा साथियों। पूछा जा रहा है कि बताइए कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है साथियों ये बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, बिहार राज्य, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात करें 45 प्रश्न की। भारत किस देश के साथ अधिक सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा भारत सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो अफगानिस्तान के साथ करता है, और सबसे अधिक वहीं सीमा की बात करें तो हमारे देश की जो सीमा सबसे अधिक लगती है वो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। 40-96 किलोमीटर, कितनी, 40-96 किलोमीटर लगती है बांग्लादेश के साथ, आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। गिर, याद रखिएगा, बब्बर शेर पाले जाते हैं। और याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों गुजरात में स्थित है, आपको याद रखना है। गिर याद रखिएगा, गा से गिर याद रखना है, और गा से गुजरात आपको यहाँ पर याद रखना है, गुजरात में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। कार्बेट जो है साथियों याद रखिएगा, ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है। पूछा जा रहा है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो नेपाल के साथ लगा हुआ इलाका है साथियों, याद रखिएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से आपको याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिएगा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, दिमाग में छापिएगा। भारत में अगर कुल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और यूनेस्को की सूची में शामिल कितने हैं आपके, 12 साथियों, याद रखिएगा। तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं साथियों, 18 हैं। क्लियर है, तो आज के इस वीडियो में साथियों बस इतना ही साथियों। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।